ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पीड़ित होम बायर्स के बीच पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल और होम बायर्स संगठनों के साथ जनसभा का आयोजन हुआ। इसी के साथ इस दौरान समिति के द्वारा होम बायर्स की समस्याओं के समाधान की दिशा में व्हाइट पेपर का विमोचन किया गया, जिसमें प्रत्येक समस्या के समाधान का वर्णन भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि हम होम बायर समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले 9 वर्षों से अनेकों विषयों पर काम किया है। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से समाज के सभी जटिल समस्याओं के ऊपर गहराई से उनके समाधान को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पिछले कई वर्षों से केंद्र में और प्रदेश सरकार में हम लोग होम बायर्स के लिए काम कर रहे हैं। उसी को आगे लाते हुए समाधान के रूप में एक सारी समस्या को वाइट पेपर के माध्यम से हम लोग सबके साथ लाएं। अगर सबको उस समाधान के बारे में विश्वास होता है, उसको लगता है कि वो समाधान उसके द्वारा निकल पाएगा, तो हम लोग उसको सभी अथॉरिटीज़ और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करेंगे। रेरा हम लेके आए, आईबीसी हम लेके आए, कमेटी केंद्र सरकार ने बनाई और फिर उसके बाद आईबीबीआई ने डिस्कशन पेपर भी निकाला है। तो समाधान की तरफ काफ़ी स्वामी फंड की स्थापना की है। सरकार काफ़ी तेज़ी से इस पे काम कर रही है और जल्द इसका सॉल्यूशन भी निकालने के लिए आगे काम करेगी। प्रॉब्लम तो 14 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी भी प्रॉब्लम है, किसी की 9 साल 8 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो अभी लोकसभा इलेक्शन के ये लीगेसी इश्यूज़ है, पुराने सरकारों के टाइम पे ये क्रिएट हुए थे और इसकी तरफ से मैंने बता दिया किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं। वाइट पेपर को आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको इसमें समाधान के रूप में ध्यान आएगा। वाइट पेपर के की पॉइंट्स क्या हैं? वाइट पेपर के की पॉइंट बेसिकली है कि एक प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन वगैरह के ऊपर सरकार ने काफ़ी काम कर दिया है। फंडिंग के ऊपर भी जो सरकार ने जो स्वामी फंड की स्थापना कर दी है, आने वाले समय में जो रिजोल्यूशन के रूप में काम करना है, उसके ऊपर क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में सरकार के लिए। इस कार्यक्रम में कई बायर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने कैमरे पर आकर अपनी अपनी तकलीफ सुनाई। चलिए सुनते हैं। मेरी बुकिंग है 2017 से और मैं रेरा आ गया था। रेरा देख के मेरी बुकिंग कराई गई थी। एक्चुअली मैं कहूँ तो मुझे खाली घर तो नहीं मिला, खाली बढ़ते हुए रेट मिल रहा है और अथक संघर्ष है। हस्बैंड कोविड में चले गए हैं, बच्ची बहुत छोटी है, बिना घर के जी रही हूँ। और मुझे आज के डेट में मैं जब सबसे मिली हूँ तो मेरा दुख मुझे कम नज़र आता है, क्योंकि मैं जिन सबके साथ जुड़ी हुई हूँ वो सब कोई ऐसे हैं जो 2009 से घर बुक करके रखे हैं और घर नहीं मिला। तो अभी किससे उम्मीद है? क्योंकि डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है। और किससे उम्मीद करूंगी? मुझे विपक्ष में कोई उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि भारतवर्ष का माने एक कलंकित विपक्ष है जो कि दिशाहीन है। उन्हें खुद ही पता नहीं कि उनको किस तरफ जाना है, किस मुद्दे पे बात करना है। वो मणिपुर पे छाती पीटते रहेंगे, लेकिन उनके साथ में, पास में, पड़ोस में रहते हैं नोएडा में, उन पे उनका कोई भी एक शब्द आपको कभी सुनाई नहीं देगा। तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी जिनका मुझे उपलब्धि नजर आ रही है। किशन गोपाल अग्रवाल आज आपसे मिले, बातें की आपसे, आपकी परेशानी जानी, तो क्या लग रहा है, उनसे उम्मीद है? हाँ, मुझे उनसे बिल्कुल उम्मीद है, मुझे उनसे संपूर्ण उम्मीद है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी बात, मेरी जो पीड़ा, जो रेंट और EMI की भर भर के मैं पीड़ा से गुजर रही हूँ, वो मेरी बात मेरी मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाएंगे। अच्छा, बिल्डर से मिले आप? कभी बिल्डर से मिलकर बातचीत हुई? असंख्य बार गए हैं हम लोग। हमें उनकी जो गुंडा एक टीम होता है, उनके लीगल फौज होता है, उनसे उन्होंने हमें कह के बोल के वही किया है, वही टॉर्चर किया है जो उन्होंने कहा था कि आप लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहना, जो हो सके कर लेना, हमारे लिए आप कुछ कर नहीं पाओगे। 2017 में बुक किया था सुपरटेक स्पोर्ट्स विलेज में, जिसका पोजीशन 2019 में मिलना था जून में, मतलब 2018 दिसंबर में मिलना था, 6 महीने डिले के साथ 2019 जून में मिलना था। इशू है 3। पहला इशू ये है, उसमें था सबमिशन प्लान में जब तक पोजीशन नहीं मिलता बिल्डर को प्री EMI पे करनी होती है। मैंने इसका रेरा में केस डाला। रेरा में भी कहानी क्या है, सेक्शन 38 के अंदर केस हुआ जिसमें उन्होंने रिफंड के ऑर्डर दे दिए।
अब रिफंड के ऑर्डर देने के बाद बोलते ही दोबारा दूसरे सेक्शन में 63 में केस होगा, तब आरसी इशू होगी, रिकवरी सर्टिफिकेट। भाई साहब सेम अथॉरिटी है, सेम ही हियरिंग करने वाला है, सेम ही जज है, आपका जो बेंच है सेम बेंच देख रही है, तो आपको एक केस से दूसरे केस में क्यों जाना डिले करने के लिए? लोग है पहली चीज। 6 साल हो गए आपको। हाँ, तो और कुछ उम्मीद है आपको? भाई 24 फरवरी को लास्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई साहब अगले महीने में आरसी इशू कर देंगे। उससे पहले सेक्शन 38 में जब आपने रिफंड के ऑर्डर दे दिए थे, तो 24 फरवरी को दोबारा से क्यों दूसरे को मौका दे रहे हो आप? और सुपर टेक वाली जो वकील आती थी वो आके बोल देती थी अभी पेपर नहीं आया मेरे पास, मैंने देखा नहीं है। साला तो किस लिए बैठे हो भाई? तो आपस में धांधलीबाजी चल रही है। मिला हुआ रहेगा वकील। अब आज की बताइए, सोमेंशन प्लान किसी से पूछ लिया, सबको मालूम है प्रीमियम आई बिल्डर को पे करनी होती है। मेरे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हमने सबमिट नहीं किया प्रूफ की भाई साहब, इसमें कहीं प्रूफ नहीं है कि प्रीमियम बिल्डर को पे करनी है। ना मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया ना कुछ, सीधा ऑर्डर में लिख देगा सुपर टैक्स है हर बार क्वेश्चन का। अभी क्या सोचा है? अभी क्या करना है? अभी एनसीएलटी में चला, वो करना क्या भाई साहब? दो चीजें खराब हो रखी हैं, एक तो सिविल का सत्यानाश हो गया, भाई अंबानी तो है नहीं, हम प्रीमियम पे करते रहेंगे उसके बिहाफ पे। एक तो मेरी ईएमआई चल रही है जो मैंने बंद कर दी ईएमआई देनी। जिस दिन वो एनसीएलटी में गया उस दिन से मैंने ईएमआई पे करनी बंद कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा सिविल खत्म हो गया। सिविल खत्म होने की वजह से आज की डेट में अगर मैं कहीं और कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ मैं, बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, अगर मेरे को कहीं पे भी जाना है तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लोन नहीं मिलेगा मेरे को। सिविल खराब क्यों हुआ मेरा? इससे पहले मेरा कोई भी लोन का डिफॉल्ट नहीं है, किसी क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट नहीं है, कुछ भी पेमेंट का डिफॉल्ट नहीं है कहीं भी। सुपर टैक के डिफॉल्ट होने की वजह से मैं एक डिफॉल्टर बन गया हूँ। कभी सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से पहली चीज तो रेरा को किस लिए बनाया हुआ है? अगर एक से दूसरे केस में चलता है उसे मॉडिफिकेशन करो, दो केस क्यों लगाने हैं भाई इसमें? जब पहले केस में रिफंड, अगर आपने रिफंड के ऑर्डर दे दिए तो रिफंड को इंप्लीमेंट करो ना। क्या रेरा सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए है? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जितने भी लोगों को सिविल का नुकसान हो रहा है, जितने भी ईएमआई जा रही है, ईएमआई पे बंद करवाओ, और सबका जब एनसीएलटी से निकलेगा तो बैंक का पैसा एनसीएलटी से दिलवाया जाए, लोगों की ईएमआई बंद करके उन लोगों का सिविल खराब होने से बचाया जाए। या जब अभी आपके सामने मैम प्रमिता मैडम बैठी, जो बनर्जी मैडम बैठी है, मालूम है उन्होंने अपनी बेटी के साथ राष्ट्रपति की इच्छा मृत्यु की अप्लाई किया था, मालूम है? पूछो जरा उनसे, 4-6 महीने पहले की न्यूज़ थी। क्यों? उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है कोरोना के दौरान, और पैसा दे रखा है उन्होंने। क्या भाई मतलब लोग मरने के लिए हैं यहाँ पे या सिर्फ वोट के लिए? सबसे बड़ी समस्या तो पोजेशन की है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। हमने 2014 में फ्लैट बुक किया था। मैं सुपरटेक इको विलेज 3 के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग 250 लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, एनक्लेट में, एनसीडीआरसी में, मतलब देश की हर कोर्ट के अंदर हमने जो है कंप्लेंट की हुई है। बिल्डर्स क्या कहते हैं? बिल्डर तो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो है नहीं। अब जब दे रहे होंगे और डाउन पेमेंट भी दी होगी। डाउन पेमेंट दिया है, ईएमआई दे रहे हैं, और जो है अब रेंट पे भी रह रहे हैं। उसके अंदर जो है हमारे ऊपर तो 3 तरफ से मार है, मगर जो है सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल रही है। अभी हल का रास्ता किधर दिख रहा है? रास्ता तो यही है कि मतलब बिल्डरों की संपत्तियों को कुर्क करो, और जो है इनके पास बहुत संपत्ति है। योगी सरकार का बुलडोजर याद आ रहा है। योगी सरकार को अपना बुलडोजर लेकर आना चाहिए। वो तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं। तो उम्मीद लग रही है कुछ हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, योगी जी से तो उम्मीद है। अगर योगी जी भी ना कर पाए तो मेरे ख्याल से कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वाली सरकारों ने जो किया है वो ये हम उन्हीं के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। अब अगर योगी जी अपनी कर्मठता से अगर हम लोगों को इस समस्या से निकाल सके तो वही। मेरा नाम चेतन कपूर, इको विलेज 3 से हूँ। आप भी सर, आप भी बाहर हैं? सुपरटेक से हैं। सुपरटेक से? हाँ, तो सुपरटेक आपने भी बैरियर प्लॉट लिया था? हाँ क्या हाँ, 2013 में लिया था। तो क्या हुआ फिर? बिल्डर्स अभी क्या कह रहे हैं? अब बिल्डर्स जो है, तो बिल्डर तो बंद है, और बंद हो गया तो अब सारी एक हिसाब से संभावना भी खत्म हो गई है। करना उसी को है। अभी जो है IRP जो है उसके लिए नियुक्त हुआ था, है कि वो जो है और सरकार से मिल के करेंगे। लेकिन उम्मीद है आपको? अब उम्मीद तो करनी पड़ेगा, ना उम्मीद नहीं। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि ये तो पॉलिटिकल मिल का ही सवाल है, और सरकार है, उसी के पास पावर है, उसी के पास ताकत है, उसके पास फाइनेंस भी है, और सेंटर और स्टेट दोनों का फाइनेंस जिम्मेदारी है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसके पास पावर भी है। जो होम बायर से है, 10 साल से परेशान है, और बैंक का भी दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, तो बहुत लोग दबाव में है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार जो है इसको। मैं RC यादव, इको विलेज 3 से। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश नोटियाल है। आप भी बाहर हैं? मैं बायर भी हूँ, और बायर को जगाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जागो होम्बा जागो, #जागो होम्बा जागो।
पिछले 8 साल से मैं इसके द्वारा लोगों को जगा रहा हूँ। कौन से सन में आपने लिया? मैंने तो 2012 में लिया था, 2012 तो अभी मुझे यहाँ की समस्याओं के बारे में 11 ज्ञान साल हो गई। बिल्कुल हो अभी गए। तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, मिल तो गया है, फ्लैट मिल गया, सब कुछ मिल अच्छा, गया फ्लैट है, मिल गया है। पर सुविधाओं का अभाव है। बाकी मैं जो लोगों की दिक्कतें चल रही हैं उसकी मैंने स्टडी की है, और अपार्टमेंट एक्ट 2010 को पूरा पढ़ा है, रेरा को पूरा एक्ट पढ़ा है, और जितने मेंटेनेंस लो है वो पढ़े हैं, एओ की जो फाउंडेशन होती है सब पढ़ा है। कुल मिला के मैंने निचोड़ निकाला है बाहर को कैसे नोचा जाए। सब जगह वो स्थिति है, उस स्थिति को कैसे संभाला जाए उसके लिए कोई समाधान नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, अग्रवाल जी से मैंने अभी यही तो क्वेश्चन किया था। जैसे ही आप 2018 में एक्टिव हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। मैं 17 से अग्रवाल जी को फॉलो कर रहा हूँ, बल्कि इन्होंने ट्राई सिटी में पिछले 6 महीने 7 महीने पहले डिबेट भी कराई थी। उसमें मैंने एक IAS ऑफिसर को बहुत ही इस बारे में सुनाया था, और बिल्कुल सही सुनाया था। उस पर कोई जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बिल्डर हैं वो एक ठेकेदार के रूप में हैं। आपके जो प्रशासन में अधिकारी हैं, जो IAS लॉबी आपने बिठाई है हमारे सुविधा के लिए, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बाहर को डुबा दिया है। साथ में उन बैंकों ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। बैंकों ने उनको लोन दिया और उस लोन में हमें फंसा दिया है। प्राइवेट बैंकों ने तो खून पी लिया है, 16% 15% तक का इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हैरानी की बात है, प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है, प्रिंसिपल लेस नहीं हो रहा, वो सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिससे बाहर दुखी है। बेचारों ने 8-8 साल से लोन लिया हुआ है, उनका 8 पैसा वहीं का वहीं खड़ा है। अगर 40 लाख का लोन लिया है, 40 लाख लोन खड़ा है, पर प्रिंसिपल के रूप में वो लेस नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इको विलेज 2 में हमने अपना फ्लैट बुक कराया था, और बिल्डर ने हमें बोला था कि 2 साल में आपका मकान मिल जाएगा। लेकिन इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक वहाँ पे नींव तक नहीं खुदी है, और बिल्डर हमें परेशान कर रहा है। हम दे ही नहीं रहा, मकान ही नहीं दे रहा, घर ही नहीं दे रहा। हम उसका लोन वगैरह ये हाँ, किस्त भर रहे हैं, हम लोग रेंट दे रहे हैं, हम रिटायर हो गए हैं, हमारा कुछ हिसाब किताब नहीं है। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसके पास जाएं, किसको अपनी मुसीबत सुनाएं। कोई हमारी सुन के राजी नहीं है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे मीटिंग हुई, अभी अग्रवाल जी से बात की, तो कितनी उम्मीद है बीजेपी सरकार से? देखो, ये आगे आए हैं, कुछ करते हैं, तो उम्मीद ही के ऊपर जिंदा है, और क्या कर सकते हैं। हमारे पास और कोई तो सोल्यूशन है। केंद्र में बीजेपी सरकार चल रही है। हाँ जी, और काफी 6 साल हो गए बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी तक कुछ सोल्यूशन हुआ? हमने लिया ही इसीलिए था कि रेरा है, योगी जी की सरकार है, योगी जी तो कुछ गलत होने ही नहीं देते हैं कहीं पे भी। तो हमको यही लगा था कि योगी जी यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ठीक, इसलिए हमने मकान बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से तो हम यही कहेंगे, हमें नहीं पता किसको सजा देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें तो अपना घर चाहिए रहने के लिए। हम रिटायर्ड हैं, सोचा था रिटायर होने के बाद अपने मकान में जाके रहेंगे, लेकिन वो सारे सपने हमारे ऐसे के अधूरे ही रह गए, और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। बताते चलें कि कार्यक्रम का आयोजन नमो सेवा केंद्र और नोएडा डायलॉग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं, और देखते रहें जनहित टाइम्स।